तरफ महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन की तैयारी हो रही तो वहीं दूसरी तरफ उसी राज्य में भीड़ जमा करने से रोकने पर लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। कल होली के मौके पर नांदेड़ की तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर खौफ और दहशत मन में भर गई। हैरत अंगेज ये तस्वीरें आप भी देखिए, कैसे लॉकडाउन के बीच होली खेलने के नाम पर वहां संग्राम छिड़ गया। पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी ये तस्वीरों में साफ हो रहा है, क्योंकि लोग होली खेलने से नहीं रुक रहे थे। वहां पर जब मना किया गया, लोगों को रोका गया, तो इस तरह का संघर्ष और संग्राम वहां छिड़ गया। भीड़ ने हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और होली के नाम पर इस तरह का हुड़दंग ये नांदेड़ की सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर कोरोना जैसे दौर में भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और इस तरीके से तोड़फोड़ मचाई, बैरिकेडिंग करनी पड़ी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई और उसके बाद भी देखिए कैसे भीड़ एकाएक बेकाबू हो गई। पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए और वहां पर जबरदस्त संघर्ष देखा गया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, जैसे काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन की नौबत क्यों आन पहुंची, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। नांदेड़ की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। एक तरफ पुलिस के चंद जवान हैं तो दूसरी तरफ हजारों की भीड़ और सबके हाथों में लहराती तलवारें हैं। गुरुद्वारे के बाहर मेन गेट का ये मंजर देखिए। बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस ने भीड़ को अंदर रोक कर रखा है, लेकिन भीड़ के एक धक्के से लोहे की बैरिकेडिंग गत्ते की तरह ढह गई और सड़क पर हुड़दंगियों का सैलाब उमड़ पड़ा। तलवार लेकर दौड़ते हुड़दंगियों से जान बचाने के लिए पुलिस वाले भागते नजर आए। उपद्रवियों ने सड़कों पर जो भी गाड़ियां मिली चकनाचूर कर दी। किसी के शीशे फोड़े तो किसी की पूरी सूरत ही बिगाड़ दी। ये बवाल होली के दिन यानी कल का है। नांदेड़ में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा है। होली के मौके पर सिख समुदाय होला मोहल्ला मनाने के लिए जमा हुआ था। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने बवाल कर दिया। इस हमले में दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आलेत आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत। शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। यह हाल तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बुरी तरह फैल रहा है। दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है, लेकिन लोग कुछ मानने और समझने की बजाय खुद अपनी ही जान से खेल रहे हैं। ऐसे में इनसे क्या उम्मीद की जाए कि इन्हें दूसरों की जान की कोई फिक्र होगी। कुंवर चंद्र मंडले, नांदेड़, आज तक। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, बेहद हैरत अंगेज ये तस्वीरें और काफी डरा देने वाली भी। कैसे त्योहार के नाम पर लोग सड़क पर निकले, एक तरफ तो कोरोना, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर हम देखने को मिल रही है यहाँ पर वो ऐसी जिससे डर और खौफ मन में पैदा होता है कि कैसे लोगों को इस बीमारी का बिल्कुल भी परवाह नहीं है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे 2-3 चीजें समझ में आती है। इंसिडेंट गौर करने वाला इसलिए है कि लॉकडाउन लगा हुआ है नांदेड़ में। लोगों को कहा गया था कि गुरुद्वारा के अंदर ही जो है होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाए, लेकिन कुछ 150 के तकरीबन जो युवा हैं वो बाहर निकलकर पुलिस पर टूट पड़े। पुलिस क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि इस फंक्शन में किसी तरह की मारपीट हो सकती है, हिंसा हो सकती है, इसलिए इतना ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात नहीं था।
साफ तौर पर वो आउट नंबर हो गए। 4 पुलिसकर्मी जो है वो उनकी कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। दूसरा ये कि लोगों का रेजिस्टेंस जो है अब लॉकडाउन के लिए वो बढ़ता जा रहा है। लोग किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये दूसरी चीज भी इस पूरे इंसिडेंट से पता चलती है। लेकिन साफ तौर पर ये जो हिंसा हुई है ये कानूनी तौर पर गलत है। इसके अंदर FIR रजिस्टर की गई है और नांदेड़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लोगों को अरेस्ट करेगी। लेकिन जो मैसेज जाता है इस वीडियो से वो यही है कि कोरोना की जो आप कह सकते हैं केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह का रिस्पांस और कोऑपरेशन लोगों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और लोग फेस्टिवल, शादियां और बाकी चीजें मनाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लॉकडाउन के नाम पर किस तरीके से खिलवाड़ किया गया और देखिए जबरदस्त भीड़ ने एकाएक बैरिकेड तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया। हालांकि इस आयोजन को क्यों और कैसे अनुमति दी गई ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब लॉकडाउन की स्थिति थी नांदेड़ में तो आखिरकार ये आयोजन क्यों किया गया? क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई थी? उसके बावजूद वहां पर कम पुलिस बल की तैनाती हुई और देखिए कैसे लॉकडाउन की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए लोग एकाएक पुलिस पर ही टूट पड़े। लाठियों, डंडों और साथ ही तलवारों से पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर ये आयोजन किया गया, इस गुरुद्वारे में अनुमति दी गई, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की। उसके बाद एकाएक भीड़ बेकाबू होती है, वहां पर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और पुलिस वाले भी इस पूरी घटना में जख्मी बताए जा रहे हैं। तो आपने नांदेड़ की तस्वीर देखी। ऐसे ही महाराष्ट्र में कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं कोरोना के मामलों के। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली के एक दिन पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स का गठन किया, उनकी बैठक बुलाई, जिसमें साफ तौर पर यही निष्कर्ष निकला कि लॉकडाउन तुरंत लागू कर देना चाहिए। हालांकि अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता। बेकाबू कोरोना की कैसे रुके रफ्तार? टास्क फोर्स ने दिया तालाबंदी का सुझाव। पूरा देश एक तरफ और महाराष्ट्र दूसरी तरफ। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी की कहानी पिछली बार से भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। सीएम उद्धव की बार बार चेतावनी के बावजूद महाराष्ट्र में न तो सड़कों बाजारों से भीड़भाड़ कम हुई और न ही कोरोना की बेतहाशा रफ्तार। हालात बेकाबू होते देख उद्धव ने 28 मार्च को कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और एक्सपर्ट्स के साथ हुए मंथन में यही निष्कर्ष निकला है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। बैठक में उद्धव ने कहा कि लोगों की सेहत और जिंदगी उनकी पहली प्राथमिकता है। उद्धव ने सभी जिलों में अनाज, दवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा है। सभी जिलों में जरूरी सेवाओं की तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में प्रशासन को लॉकडाउन के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन कब से लागू होगा ये तारीख अभी नहीं बताई गई है। महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत कोविड-19च्या रुग्णांची संख्या वाढत चाललेली। जवळपास काल 40,000 रुग्णसंख्या एका दिवसामध्ये रिपोर्टच्या माध्यमातून समोर आले। निश्चित रूपाने लॉकडाऊन हे राज्याला, जनतेला, कुणाला परवडणारा नाही। आम्ही सर्वांनी मुख्यमंत्री महोदयांना आग्रह धरला की आता लॉकडाऊन हे उपाय होऊ शकत नाही, पण अजून लॉकडाऊन होतीलच असा निर्णय झालेला नाही। हालात को देखते हुए रविवार रात से ही पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। तभी से इस बात का अंदेशा होने लगा था कि लॉकडाउन की वापसी महाराष्ट्र में तय है। मुंबई के तमाम इलाकों में रविवार रात को पसरा सन्नाटा करीब 9 महीने पहले के उस खौफनाक मंजर की याद दिलाने लगा जब पूरा देश घरों के अंदर कैद था। ये तो तय है कि महाराष्ट्र एक बार फिर बेड़ियों में कैद होने जा रहा है। तगड़े झटके झेलने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने से पहले ही फिर से और करारे झटके लगने वाले हैं।
मुंबई की झुग्गी बस्तियों से पलायन की वो तस्वीरें एक बार फिर दोहराई जा सकती हैं। सड़कों पर घरों के लिए पैदल निकलने वालों के बदकिस्मत काफिले फिर से दिखाई दे सकते हैं। अगर लोगों ने पिछले लॉकडाउन से कुछ सबक लिया होता तो शायद ये नौबत न आती। महाराष्ट्र का दूसरा लॉकडाउन उद्धव सरकार की भी बड़ी परीक्षा होगा कि राज्य में दोबारा मानवीय त्रासदी दिखेगी या फिर इस बार कुछ बेहतर प्रबंधन दिखाई देगा। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। इन आंकड़ों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि कैसे महाराष्ट्र में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महाराष्ट्र में कैसे 9 दिन में लगभग डबल हो गए हैं मामले। 17,864 मामले 16 मार्च को थे और 9 दिन में बढ़कर 35,952 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं पूरे देश में किस तरीके से महाराष्ट्र का बढ़ा हुआ योगदान है आंकड़ों में, यह भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि भारत में भी लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की। यह आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। 17 मार्च को पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 35,871 था, जो 11 दिन में बढ़कर 68,020 के करीब पहुंच चुका है, यानी कि लगभग डबल हो चुका है। पूरे देश की स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा चिंताजनक बन गई है। लेकिन दिल्ली में भी इसके विपरीत यह समझा जा सकता है कि दिल्ली में भी मामलों में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार चिंतित है और लगातार बढ़ रहे मामलों पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। आशुतोष, दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार जो बढ़ रहे हैं मामले उनको लेकर सरकार चिंतित है। हमने संदेश भी सुना है सरकार का रेडियो पर, टीवी पर, जिसमें वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाई जाए, इस पर फोकस है सरकार का। दरअसल जितने भी राज्य हैं अब हर कोई ये कह रहा है कि वैक्सीन लगाने की ये अनुमति राज्यों को होनी चाहिए, कि वो भी प्राथमिकता तय करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचे। हालांकि अभी तक चूंकि वैक्सीन का जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के पास है और इसीलिए जो तय उम्र है 45 के ऊपर, कोमॉर्बिडिटीज और 60 के ऊपर, उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। जल्दी से जल्दी सब तक वैक्सीन पहुंचे ये सारी सरकारें कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में कल जो आंकड़ा जो आया पिछले 24 घंटों का वो 1900 पार है और नेहा मैं आपको बताऊं कि ये 1900 की संख्या 24 घंटे में आखिरी बार दिसंबर, लगभग 15 से 20 दिसंबर के बीच में स्थिति थी। इसी मार्च में पहले सप्ताह में 400, 500, 300 केसेस पहुंच रहे थे, लेकिन 10 से 15 दिनों में आज ऐसी स्थिति है कि 1900 के आंकड़े। त्योहारी सीजन था, लापरवाहियां हुई, बाजार खुले थे, भीड़ भड़ाका थी और लोगों ने लापरवाही की, उसके चलते आज लगभग कल के जो आंकड़े उसमें 7 लोगों की डेथ भी हुई है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि देखिए हम तो 70,000 75,000 टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिविटी जो रेट है वो अभी 5% के नीचे है। इस बीच दिल्ली में जो सामूहिक शादी के कार्यक्रम हैं, जो खुली जगह है वहां अनगिनत लोगों को अनुमति थी, अब उसे नियमित कर दिया गया है। वहां सिर्फ 200 लोग जा सकते हैं। बंद जगहों पर अगर कहीं शादी हो रही है वहां पर 200 लोगों की संख्या को कम करके 100 तक कर दिया गया है। और जाहिर है अभी भी सरकार इस पर नजर बनाई हुई है। थोड़ी देर में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हमसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की, समझने की कि क्या लॉकडाउन जैसी या फिर आगे कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अपने दर्शकों को साफ कर दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जो हमें जानकारी दी वो ये कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये राहत की बात है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि लॉकडाउन की नौबत अभी फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कश्मीर के सोपोर इलाके की, जहां पर आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच चुका है। गोलीबारी में घायल एक और काउंसलर ने दम तोड़ दिया है। कल हुए हमले में एक जवान शहीद हुआ था। इन तस्वीरों को देखिए, भागते दौड़ते पोजीशन लेते हुए हमारे जवान और अफरा तफरी का माहौल। जी हां, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला होता है तो पूरा इलाका थर्रा उठता है। जिस तरह का ये आतंकी हमला था उससे थर्राना, खौफ खाना और अफरा तफरी का माहौल होने के पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। क्योंकि एक तो ये आतंकी हमला नगर निगम परिषद के ऑफिस में पार्षदों की मीटिंग पर हुआ और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ऑफिस पर यह आतंकी हमला हुआ उसके बेहद नजदीक स्कूल है। आतंकी हमले के वक्त स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही हमले की खबर आई, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिलाएं अपने बच्चों की खैरियत लेने के लिए दौड़ पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर महिलाएं हंगामा कर रही हैं और जवान उन्हें समझा रहे हैं। कश्मीर में सोपोर इलाके के डाक बंगले में BDC यानी काउंसलरों की बैठक चल रही थी।
तभी अचानक आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। आतंकवादी की इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के एक पीएसओ ने आतंकियों की फायरिंग का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों की फायरिंग में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। हमले के वक्त बीजेपी की बीडीसी चेयरमैन फरीदा खान मीटिंग ले रही थी, लेकिन वो सुरक्षित हैं। वो घायल जरूर हुई हैं। 2 मिलिटेंट ने आके अटैक कर, इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई, तो एक को अभी इंजर्ड है। जी हाँ मिला उसको हमारे अफसर इन्वेस्ट करें, सीसीटीवी मिला हुआ है आगे पीछे। लेकिन इस आतंकी हमले से खौफ स्कूल के बच्चों को लेकर हो गया। लोगों को लगा कि कहीं आतंकियों ने स्कूल के बच्चों को निशाना न बना लिया हो, या फिर आतंकी स्कूल के अंदर जाकर न छिप गए हों। इसलिए इलाके का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है। आतंकी हमले में लश्कर का हाथ बताया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में ये दूसरा आतंकी हमला है। वहीं कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इलाके से सोमवार को भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस और गोला बारूद बरामद किए गए। सोपोर से कमाल के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सोपोर में आतंकी हमला आतंकियों के डर का नतीजा है, जहां लोकतंत्र की मजबूत जड़ें उन्हें दहशत में डाल रही हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की कोशिश की है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने छिपकर वार किया। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। लगातार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से पाकिस्तानियों का सफाया कर रही है कश्मीर घाटी से, ये आतंकवादियों की बौखलाहट है। आज कश्मीर घाटी से तमाम आतंकवादी कमांडरों का सफाया हो चुका है। ये निश्चय ही इसके बारे में सोचना हो कि मिलिटेंट्स कभी न कहीं अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे जाते हैं, और जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसेस एक कामयाब वहां पर हुआ है, तो वहां पर दोबारा एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम वहां पर कर रहे हैं, जिसके कारण से आज कश्मीर की परिस्थितियां सुधरी है। और अब बंगाल की बात करेंगे, जहां पर आज शक्ति परीक्षण का दिन है। दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज प्रचार खत्म हो रहा है। तमाम नेताओं और दलों ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। अमित शाह नंदीग्राम के अलावा दूसरी जगहों पर भी रोड शो करेंगे, तो वहीं ममता, शुभेंदु अधिकारी पहले से ही नंदीग्राम में डटे हुए हैं। मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। अब गांव-गांव में जाके कहता है कि बीजेपी के वोट दो, ये आपका काम नहीं है। आप ये काम मत करो, नहीं करो। अगर आप करोगे तो हमको भी मूवमेंट करना पड़ेगा। हम आपको इज्जत करते हैं, आपको हमका अतिथि है, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं। आपका रेस्पेक्ट आप खुद लीजिए। बीजेपी इधर में आएगा नहीं, जीतेगा भी नहीं। आप यूपी से आए तो सुन लो, जोगी का वोट इधर से नहीं होता है, नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, अमित शाह को नहीं होता है, ये बीजेपी का वोट नहीं होता है। बांग्ला बांग्लाয় থাকবে, বাংলা বাংলাকে বাঁচাবে। আমি গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ, গণতন্ত্রের বিশ্বাস করি, তাই তো আপনাদের কাছে আমরা খাটতে খাটতে আসতে হচ্ছে। আমি তো না হলে পারতাম, আপনারা তো বলেছেন দিদি আপনি সারা বাংলার জন্য করে যান, নন্দীগ্রাম আমরা দেখে নেব। তা সত্ত্বেও দেখুন 28 এখানে আমি, 29 এখানে আমি, 30 এখানে আমি, 31 এখানে আমি, 1 এখানে আমি ভোট করে তারপর আমি যাব। এই 5 দিন আমি তো বাংলায় 2টা মিটিং করতে পারতাম, আরো 2টা সিট জেতাতে পারতাম। আজকে আমি ছুটে আসছি যে গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি বলে
হয়তো সবটা পারবো না, যতটা পারবো অন্তত যাই মানুষের কাছে। गलती फिल्दी लैंग्वेज यूज करता है। ममता बनर्जी का बात का कोई असर इधर नहीं पड़ेगा। इधर ममता बनर्जी को लोग पूरा के पूरा कड़ा से कड़ा उसका समुचित जवाब मिल जाएगा। एक तारीख इतिहास रचेंगे तो हार के भागेगी उसे। मेरा उसको सुझाव है 1 MLA का पैड छापाना चाहिए जल्दी। कि कई राज्यों में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में शादियों में 100 लोगों की पाबंदी लगाई गई है। गुजरात, यूपी और तमिलनाडु में भी खतरा लगातार बढ़ रहा है और यहां की सरकारें अलर्ट मोड पर है। सावधान, कोरोना पाव न पसारे, उसके लिए हम सबको सजग रहना होगा, हम सबको अलर्ट रहना होगा। पुलिस प्रशासन मेडिकल कर्मियों का सहयोग करे और हम सब मिलकर के इस कोरोना की लड़ाई को। दिल्ली के भीड़भाड़ भरे सदर बाजार में मुनादी करके कोरोना से बचने की अपील की जा रही है। पुलिस की सख्ती के साथ सिविक एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है क्योंकि ये भीड़ खतरा लेकर आ सकती है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के नए केस का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। रविवार को दिल्ली में 1881 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की जान चली गई। 3.5 महीने में नए केस सबसे ज्यादा रहे। तमाम राज्य सरकारों ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की कि लोग सामूहिक तौर पर होली न खेलें, बड़े समारोह का आयोजन न करें। अगर आपको दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह सन्नाटा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग नहीं उतरे हैं। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो RWA हैं, वहां होली की आपको ऐसी तस्वीर जरूर दिखाई देगी। दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों का कोरोना चार्ट देखिए। बुधवार को 1254 केस सामने आए थे, गुरुवार को 1515 केस आए और शुक्रवार को बढ़कर 1534। शनिवार को तादाद 1558 तक पहुंच गई और रविवार को सबसे ज्यादा 1881 मामले सामने आए। कल दिल्ली में 1558 पॉजिटिव केसेज आए थे और पॉजिटिविटी 2% के आसपास चल रही है दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर पूरे देश में पिछले 15-20 दिन से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जहाँ पब्लिक में जाए तो मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली में हाल ये है कि पुलिस चेता रही है कि सड़कों पर होली खेली तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर होली खेलता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ में रहकर लोग होली बिल्कुल न खेलें। दिल्ली के साथ कुछ दूसरे राज्यों के केस भी लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। गुजरात इनमें से एक है। यहाँ 2270 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। अहमदाबाद में 607 मामले देखे गए, सूरत में 611 और वडोदरा में 202 नए केस आए। सूरत रूरल में 164 और राजकोट में 159 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। एक दिन में 1446 केस सामने आए। सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट हुआ लखनऊ में, जहां 439 केस देखे गए। तमिलनाडु भी तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। यहाँ एक दिन में 2194 केस सामने आए। अब एक्टिव केस 13070 तक पहुँच गए हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के साथ कुछ दूसरे राज्य भी लगातार डेंजर जोन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।